डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कल मैंने आपको इसका एक कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विस की टोटल डिमांड होती है उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, मैंने आपको ये बताया कल। फिर इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी आप डिपिक्ट कर सकते हो या बता सकते हो कि जो हमारी इकोनॉमी के टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो हमारी एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखूं तो एग्रीगेट डिमांड के मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए। हाउस होल्ड के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, इन्वेस्टमेंट पे किया गया खर्चा और नेट एक्सपोर्ट। आपने ये चीज नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ी थी, यही 4 कंपोनेंट थे। तो एग्रीगेट डिमांड के भी यही 4 कंपोनेंट माने जाते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म कर रही है किसी जगह इन्वेस्ट करके। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है। और नेट एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है। तो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला है कि आपको ये चारों कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के ध्यान रखने हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। इसको हम इक्वेट कैसे करते हैं? सी माने क्या होता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। However, as per प्रोफेसर कीन्स, ये माना जाता है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड में देने चाहिए। एक का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को एक्सक्लूड करते हैं। आपको इतनी बात ध्यान आई जो मैंने कल आपको बताई है? हैंड रेस करके बताओ, आपको इतना समझ आया था कल जो मैंने बताया था? फिर मैंने क्या किया था, आगे आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ाना शुरू किया था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हम इनकम के उस पोर्शन को बोलते हैं जो हम गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन पर लगाते हैं। तो इस तरह से ये माना जाता है कि जो कंजम्पशन है उसका इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशन है। इसका इक्वेशन हम क्या बनाते हैं? सी माने कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब फंक्शन ऑफ इनकम। कहने का मतलब है कि जब इनकम होगी तभी तो कंजम्पशन करेंगे। फिर हम इसका एक स्केड्यूल बनाए, इनकम कंजम्पशन। जब इनकम लेवल 0 होता है तो भी माना जाता है इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो जो कंजम्पशन 0 लेवल ऑफ इनकम पे होता है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं और उसको डिनोट किया जाता है सी बार से। फिर उसके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ही कांस्टेंट लेवल पे कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। जैसे 60 से 130 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 270, फिर 340, फिर 410। आप देखोगे तो सबके बीच में जो ट्रेंड है वो ये है कि 70 यूनिट्स के रेशियो से कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ये अजम्पशन माना जाता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी कांस्टेंट लेवल पे क्या होता है? बढ़ता जाता है। फिर मैंने आपको इसका डायग्राम पढ़ाया, ठीक है। आपको एक स्केड्यूल तो मैंने बताया था, उसका मैंने आपको कर्व भी बता के बताया। नीचे इनकम को देना एक्स एक्सिस में, कंजम्पशन को हमको वाई एक्सिस में देना है। अब इसमें होता क्या है, 0 लेवल ऑफ इनकम भी है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो हमेशा 0 के ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर इनकम 0 भी है तो भी इंसान कंज्यूम करना नहीं छोड़ता। तो ये मेरा जो कंजम्पशन कर्व है वो अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन शुरू होगा, मतलब 60 के ऊपर ही जाएगा ये। और ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो ये लीनियर स्लोपिंग है, मतलब एक लेवल से बराबर ही चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको इसके कुछ अजम्पशंस बताए थे। अजम्पशन नंबर 1, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। अजम्पशन नंबर 2, जब 0 लेवल ऑफ इनकम है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, जिसको सी बार से डिनोट करते हैं। कंजम्पशन का लीनियर स्लोपिंग है, मैंने आपको ये बताया था। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये आगे आपको काम आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल इक्वेशन, कंजम्पशन का न्यूमेरिकल इक्वेशन है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये काम आएगा आगे, ध्यान रखना। या C का मतलब है कंजम्पशन, C बार का मतलब आप बताओ क्या होता है? C बार का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। C बार किसको बोलते हैं? बोलो। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C बार मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजम्पशन हो रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ बी वाई का मतलब होता है, बी का मतलब होता है एमपीसी लिखना बस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई मतलब इनकम।
ये फॉर्मूला आगे जाके काम आएगा, अभी फिलहाल आपको काम नहीं, अभी तब ग्राफ समझो। तो एग्रीगेट डिमांड के जैसे दो कंपोनेंट है, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने आपको कल समझा दिया था, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो देखना। आज मैं आपको दूसरा कंपोनेंट बताने वाला हूं, आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताने वाला हूं। डिमांड हमारे देश की दो ही कंपोनेंट से हम मान के चलते हैं, एक होता है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं, और दूसरा हाउस होल्ड मतलब हमारे जैसे लोग जो गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा करते हैं अपनी इनकम से, और दूसरा जो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे सुनना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स। जब हम पैसा लगा के किसी ना किसी तरह की एसेट क्रिएट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज अमाउंट होता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, तो इसके लिए कई बार हमें लोन भी लेना पड़ता है। ये छोटी सी बात अभी दिमाग में बिठाओ। पहले बताओ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब समझ आया कि नहीं? वो एक्सपेंडिचर जो यस सर। कर रहे हैं ताकि एसेट क्रिएट कर सके, एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब इसमें हम ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका हैज फंक्शनल रिलेशन। जैसे कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशन किसके साथ था? इनकम के साथ था, कि जैसे जैसे इनकम राइज होती है कंजम्पशन भी कांस्टेंट लेवल पे राइज होता है। सिमिलरली हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फंक्शनल रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इसको इक्वेट किया जाता है I इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको मैं सिखा दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सपोज करो आप एक फर्म हो, आज आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, सीधी सी बात है, आपके लिए बेस्ट वे है आप जाओ बैंक। ठीक है, बैंक से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बैंक आपको लोन दे, और बैंक आपसे क्या चाहेगा? बैंक को आप इंटरेस्ट पे करो। अब बैंक बोलता है पहले हमारा इंटरेस्ट 10% था, लेकिन अब ये बढ़ के 15% हो गया है। अब आप बताओ आप लोन लोगे कि नहीं लोगे? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, बैंक से जब आप लोन लेते थे 10% पे करते थे, बैंक ने इसको बढ़ा के 15% कर दिया है। अब आप बताओ आप लोन लोगे कि नहीं लोगे? सर ले दूसरे लेंगे बैंक में सर, इमरजेंसी। वो इमरजेंसी छोड़, दूसरे नॉर्मल सर दूसरा बैंक देखेंगे अगर कम हुआ तो। सारे बैंकों में अगर एक जैसा रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो जहाँ गए वहीं से ले लेंगे। इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि एक पर्सन डिस्करेज हो जाएगा कि भाई इतना ज्यादा मैं इंटरेस्ट क्यों पे करूं। अगर वो डिस्करेज हो रहा है मतलब बैंक से लोन नहीं दे रहा है, और लोन नहीं दे रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट करने की उतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो हम ये मानते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपका इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। कारण ये है कि आप लोन दे नहीं रहे और आपके खुद उतने पैसे है नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है इनवर्स रिलेशन है इन्वेस्टमेंट के साथ, कि जितना ज्यादा बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, लोग लोन लेने से डरने लगते हैं, डिस्करेज होते हैं, तो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो गिर जाता है। आप बताओ, पहले आपको मेरी इतनी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको समझ आई कि सिर के आ ऊपर? गया सर। आप बैंक गए भाई लोन लेने, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो आप डिस्करेज हो गए, आप नहीं देना चाह रहे हो, आप दुखी हो गए, आपको नहीं मिल रहा है लोन, तो इन्वेस्टमेंट का लेवल गिरेगा। तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि इनका इनवर्स रिलेशन। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं डिपिक्ट करूं तो मैं किस तरह से कर सकता हूं, हर बात को बहुत ध्यान से समझना मेरी। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली डिपिक्ट करूं या दिखाऊं, तो डिपिक्ट मतलब शो करना, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस में शो करूंगा अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, और वाई एक्सिस में मैं शो करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट को, तो क्या हो रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोप में जाएगा। कारण ये है बेसिकली कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर लेवल पे था तो मैं इन्वेस्टमेंट करता था बढ़िया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया है बैंक का,
तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट लेवल है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये शो करता है बेसिकली डाउनवर्ड स्लोप, और इसका मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा उतना ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा। ये इनवर्स रिलेशन या अपोजिट रिलेशन, द मोर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस विल बी द इन्वेस्टमेंट। पहले सब लोग हैंड रेस करके बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? हैंड रेस करके बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है अच्छे से? ठीक, अब हमारी इकोनॉमी में हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट बेटा मान के चलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरा यूनिट होना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रटा जाना चाहिए आपको कि भैया जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कंज्यूम करते हैं, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी बार से डिनोट करते हैं, भूलना मत। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया तो बताना कि जीरो लेवल पे भी हम कंज्यूम करते हैं, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। फिर कंजम्पशन कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट में आप बताना कि इन्वेस्टमेंट का रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगी। अब इन्वेस्टमेंट बेटा हमारी इकोनॉमी में दो तरह के होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना, एकदम इजी है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट investment made by private sector for profit motive and the investment increases with increase in income। कहने का मतलब यह है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट मोटिव के साथ, और जैसे जैसे पैसा आता जाता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जाता है, उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एग्जांपल आप ले लो, अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन हैं। ये लगातार एक्सपेंशन करते रहते हैं, जैसे इनकी इनकम बढ़ती है रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, जितना इनकी इनकम बढ़ती है उतना ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका कर्व भी बना के दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यहां पे मैं इनकम देता हूं, यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट देता हूं, ये मेरा पॉइंट 0 है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, ठीक है, आप क्या करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाते हो। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप बताओ, आपको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? यस सर, आ गया कितना समझ आया? पूरा। कौन करता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट करती कि प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर, किस मोटिव से? प्रॉफिट, और इनका मोटिव क्या है? जितना इनकम बढ़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट को भी ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इंक्रीज। क्लियर है ये? दूसरा इन्वेस्टमेंट जो होता है यस बेटा, सर, उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो किस मोटिव से करेगी? प्रॉफिट मोटिव से कि सोशल वेलफेयर। वेलफेयर मोटिव, सोशल वेलफेयर। है ना? एंड द इन्वेस्टमेंट लेवल is constant irrespective
ऑफ इनकम, इनकम कितनी भी बढ़े, सरकार का बोलना है हम तो वेलफेयर से चलते हैं, तो हमारा एक कांस्टेंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता ही रहेगा। इसका भी आपको क्या किया जाए, एक यहाँ पे ग्राफ बना के दे दिया जाए, ये इनकम है आपकी, ठीक है, यहां हम शो करते हैं इन्वेस्टमेंट 0.0। अब आपके अलग अलग इनकम लेवल्स हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली एक ही रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम के बढ़ने से कम या ज्यादा नहीं होता, हम एक ही लेवल से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। आप इनकम को कितना भी बढ़ाओ, हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही रहना है। अब आप बताओ, आपको ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड में क्या क्या डिफरेंस दिखाई पड़े, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखाई पड़ा, आप ये बताओ मेरे को। सर इसमें इंक्रीज होता है, मतलब जो इंड्यूस है ना उसमें इंक्रीज होता है, क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और एक में प्रॉफिट, एक में वेलफेयर होता है, एक में गवर्नमेंट कट है, एक में प्राइवेट सेक्टर का। अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो दिख पाओगे कि नहीं दिख पाओगे, ये बताओ। यस सर। अच्छे से दिक्कत तो नहीं आएगी? नो सर, ठीक है। अब आगे मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। अकॉर्डिंग टू कीन्स, आप जो ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, ये कीन्स थ्योरी के हिसाब से है। प्रोफेसर कीन्स की जो अजम्पशन है उसके बेसिस पर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन एग्रीगेट डिमांड only autonomous investment, only autonomous investment is considered, autonomous investment is considered। कीन्स का कहना यह है कि जब आप एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं तो केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ही आपको कंसीडर करना है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं करना है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो आप लिखोगे बेशक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब आप एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट की बात करोगे या कैलकुलेशन की बात करोगे, तो आपको सिर्फ एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई करनी है, वो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या आपको मेरी बात एकदम अच्छे से समझ आई? आपको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ोगे आगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आए, आपको फोकस रखना है, यार हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं बस। क्लियर है मेरी बात? हैंड रेस करो अच्छे से, क्लियर है कि नहीं सबको? इन्वेस्टमेंट वैसे तो दो हैं, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस, पर हमको सिर्फ किसको कंसिडर करके चलना है इन्वेस्टमेंट में? ऑटोनॉमस को करके चलना है, ऐसा प्रोफेसर कीन्स का कहना है। और हम उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही पढ़े। जैसे इससे पहले प्रोफेसर कीन्स ने क्या बोला था कि भैया तुम थ्योरी में 4 कंपोनेंट पढ़ते हो डिमांड के, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, लेकिन हमारे हिसाब से या कीन्स के हिसाब से सिर्फ 2 कंपोनेंट की पढ़ाई होती है, कंजम्पशन की और इन्वेस्टमेंट की। मैंने आपको कंजम्पशन पूरा पढ़ा दिया, आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ाया, आपको समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? बोलो, ये क्लियर है इतना आपको? यस सभी लोगों? यस सर। अच्छा, अब आगे मेरी बात सुनो, एग्रीगेट डिमांड का आपको स्केड्यूल बना के देता हूं, समझना। अब हमने देखो सी पढ़ दिया, कंजम्पशन पढ़ दिया, आपको समझ आ गया होगा। आपको मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, इसमें सिर्फ कौन सा इन्वेस्टमेंट अपने को देना है, ऑटोनॉमस को देना है अपने को, ठीक है, सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को देना है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है कि कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट होती ये कांस्टेंट रहती है। देखो सिंगल पैरेलल स्लोपिंग जाता है ये। तो अब इसका देखो किस तरह से डायग्राम बनता है, किस तरह का शेड्यूल है। चलो शुरू करते हैं। इनकम लेवल मेरा 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500। धीरे धीरे मेरे इनकम एक कांस्टेंट लेवल पे बढ़ी है। मेरा कंजम्पशन 0 लेवल पे कितना होना चाहिए, बोलो? 0 लेवल पे मेरा कंजम्पशन 0 होगा कि ज्यादा होगा? फटाफट बताओ। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मैं अज्यूम करता हूँ यार मेरा कंजम्पशन जो है 60 यूनिट्स का है। वही पुराने एग्जांपल को मैं दे देता हूँ, 60 यूनिट का मेरा कंजम्पशन है। इस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, क्या टर्म देते हैं? डैश कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन है मेरा?
जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो मेरा कंजम्पशन है क्या कहलाता है, बोलो फटाफट बोलो, क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको सी बार से हम डिनोट करते हैं। ये बार बार बात बोल रहा हूं मैं, जब आप कुछ भी नहीं कमाओगे तो भी आप कंज्यूम तो करोगे, उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ 130, 200, 270, 340, 410। ये आपका कंजम्पशन लेवल है जो कांस्टेंट लेवल पे क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, अब बारी आती इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, क्या इन्वेस्ट करे, कितना इन्वेस्ट करे, तो हम कोई भी इमेजिनरी फिगर दे सकते हैं जिसको हम कांस्टेंट बेसिस पर बढ़ाएंगे। कांस्टेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता है ही नहीं। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, एक ही इन्वेस्टमेंट है जो चला आ रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूं, आप भी एग्जाम में यही करना, जितना आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखता है उतना ही अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट पे दे देना। इसका आपको आगे फायदा बताऊंगा मैं, ठीक है, जब डायग्राम बनाएंगे। जितना आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन का फिगर है उसी को आप अपना इन्वेस्टमेंट दे देना। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो हर लेवल पे सेम इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, मैं 20 भी दे सकता था, मैं 40 भी दे सकता था, मैं 50 भी दे सकता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितना मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसी को मैं इन्वेस्टमेंट का फिगर देकर करता हूं। ठीक है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट 60-60-60 कांस्टेंट लेवल पे हो गए। अब मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या आएगी, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, सी माने कंजम्पशन, आई माने इन्वेस्टमेंट, दोनों का सम कितना कितना होगा 120, फिर कितना होगा 190, फिर कितना होगा 260, फिर कितना होगा 330, फिर कितना होगा 400, फिर कितना होगा 470 होगा। पहले बताओ ये स्केड्यूल समझ आया कि नहीं आया? आ गया स्केड्यूल सर। समझ आया? यस सर। आ गया। अब समझना, आप ट्रेंड देखोगे ना एग्रीगेट डिमांड का, तो इनके भी बीच का डिफरेंस जो है वो 70-70 का ही है लगभग। 120 से 90 70, 190 से 260 70, 260 से 330 70, 330 से 470, 400 से 470 70। तो आपको इससे ये बात समझनी है कि जिस तरह इनकम के इंक्रीज से कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी में वो भी कांस्टेंट एक ही रेट से बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन हमारा कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और डिमांड भी जो हमारी होती है कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती है। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपके लिए प्रेजेंट करूं तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह से सर? बनेगा। हाँ बेटा, सर बट ये तो हाइपोथेटिकल है ना सर, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ कांस्टेंट रेट से ही बढ़े। हम सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं इकोनॉमी में, हम रियल टाइम सिचुएशन ले भी नहीं सकते। ठीक है, हम तो Yes. सिर्फ अजम्पशन पे ही चलते हैं, है ना? ये क्लियर है? जैसे इन्वेस्टमेंट भी तो अजम्पशन पे दिए ना, हमको पता था कि एक्चुअल में क्या अजम्पशन है। मैंने बोला कि आप तो यहाँ पर कोई भी अजम्पशन दे सकते थे, बेस्ट ये है कि जो आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन किया उसी फिगर को आप इन्वेस्टमेंट में दे दो। अजम्पशन है बस, सारी चीजें अजम्पशन पर बेस्ड है। तो अब जैसे इसका डायग्राम हम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे शो करेंगे इनकम को और एक्स एक्सिस पे हम अब तीन चीज शो करेंगे। हम इसमें शो करेंगे हमारा कंजम्पशन, हम इस पे शो करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट और हम इस पे शो करेंगे अपनी एग्रीगेट डिमांड जो क्या है, सम है किसका, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। ये हम शो करेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया जीरो का। यहाँ पे मैं बना देता हूँ मेरी इनकम क्या क्या है, 100 है और 200 है और क्या है 300 है, 400 है, 500 है। ये मेरी इनकम है जो राइज करी है, बढ़ती गई है। अब जैसे सबसे पहले मैं कंजम्पशन देता हूं, तो यार मेरा कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कितना है, 60 का है। तो चलो ये पॉइंट मैं मान दो 60 का दे दिया और मैं लीनियर स्लोप बना दिया। ये मेरा कंजम्पशन हो गया, किस पॉइंट पे शुरू हो रहा है, 60 के पॉइंट पे शुरू हो रहा है। आप जब इन्वेस्टमेंट को देखोगे
तो इन्वेस्टमेंट भी हर कांस्टेंट लेवल पे, हर लेवल पे कितने का है, 60 का ही है। क्योंकि हर इनकम लेवल पे सेम है तो पैरेलल लाइन बनेगी। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, पहले बताओ इतनी बार समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? मैंने जो किया वो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना सर? आ गया भाई। कंजम्पशन का लीनियर स्लोप बना, इन्वेस्टमेंट का एक पैरेलल स्लोप बना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपकी कांस्टेंट है और जो कंजम्पशन है वो राइज कर रहा है पर कांस्टेंट लेवल पे कर रहा है। अब आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड को, एडी को, तो एडी किस पॉइंट पे चालू हो रहा है, 120, तो ये 60 है तो इसका जस्ट डबल ऊपर दे देता हूं मैं, यहां पर देता हूं अपना पॉइंट क्या, 120 का। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तब भी एग्रीगेट डिमांड आपकी कितनी है, 120 की है। तो 120 के बाद ये भी क्या है, कॉन्स्टेंटली 70 से बढ़ती जा रही है, इसका भी स्लोप होगा। ये मेरा एडी का स्लोप है। अब एग्रीगेट डिमांड का जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व के एकदम पैरेलली बनता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कंजम्पशन कर्व और एडी के बीच का है, वो गैप कितने यूनिट्स का हो रहा है, 60 का हो रहा है। तो ये आपका शो करता है इन्वेस्टमेंट, कि आप कंजम्पशन में 60 के इन्वेस्टमेंट को जब ऐड करें तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है 120 पहुंची, C प्लस I। ठीक है, आप ये नोट डाउन करिए। फिर से रिपीट करूं कि क्लियर हो गया, ये बताओ। रिपीट करो सर। आपने कंजम्पशन का कर लिया लीनियर स्लोपिंग, एक कर्व ये हो गया, इन्वेस्टमेंट का दूसरा 60 का है पैरेलली गया, एग्रीगेट डिमांड आपकी 120 है, तो ये किस पॉइंट पे आएगा, मान लो जस्ट इसके आधे रास्ते पे या डबल पॉइंट पे आएगा। अब आपने एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व बनाया उस पे देखो, सबसे पहली बात तो ये कंजम्पशन कर्व के पैरेलल में है। अब इनके बीच का अगर आप गैप देखोगे तो गैप कितने का रहा है, 60 और 120 के बीच का, 60 और 120 के बीच का गैप कितने का है, 60 का है। तो 60 अगर तुम्हारा कंजम्पशन है और एग्रीगेट डिमांड तुम्हारी अगर 120 है, तो ये बीच में क्या है, बीच में इन्वेस्टमेंट। भाई फॉर्मूला दे दो ना, एडी इज इक्वल टू क्या है, C प्लस I है। एडी आपका 120 है, आपका कंजम्पशन 60 है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के कर्व के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कि यही हमारा इन्वेस्टमेंट था, जिसके कारण हमारी डिमांड जो है वो पैरेलल गई और डबल हो गई। अब आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ आई? आ गई सर पूरी। क्लियर है? इसको मैं सभी हैंड रेस करो, ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? हैंड रेस करो, ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? अब ये 0 पॉइंट से 60 लेवल तक, इसको मैं क्या टर्म दे सकता हूं, ये मैं बोलूंगा यार ये मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन तो करेंगे, ये मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इसको मैं डिनोट करूंगा किससे, C बार से डिनोट करूंगा। आप एक बार देख लो, इसमें मुझसे कुछ पूछना है तो आप बताओ मुझे। आप इसको देख लो, मुझसे कुछ पूछना है तो आप बताओ कि सर ये चीज हमें नहीं समझ आई, तो मैं आपको दोबारा बता दूं। आपको ये समझ आ गया एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बना, इन्वेस्टमेंट क्यों दिए, कंजम्पशन क्या है। आपको एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल और डायग्राम समझ आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बोलो। हाँ या ना? आ गया। अब आप क्या करो, इसके अजम्पशंस फटाफट लिख लो, मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, ये शीट भेज दे रहा हूँ। अब हमने क्या यहाँ पे कर्व बना दिया, तो अब इसके क्या करेंगे, अजम्पशन भी कर देंगे। हाँ ये तो शेयर करूंगा, एक एक करके यार हम अजम्पशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा अजम्पशन नंबर 1 ये है कि एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब AD इज इक्वल टू C प्लस I, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव कंजम्पशन
even when income is zero. इनकम लेवल जीरो भी है तो भी आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, कंज्यूम करोगे ही करोगे. नेक्स्ट, कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड. कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल. ठीक है, एंड स्ट्रेट. आप पहले बताओ इतने अजम्पशंस आपको समझ आए कि नहीं है? एग्रीगेट डिमांड क्या है? कलेक्टिव टर्म है. किसके लिए? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए. कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी पॉजिटिव है. ठीक है. कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोप कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट जाएगा. आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आ गई सर. क्लियर है? अब आपको पूरा Yes, एग्रीगेट sir. डिमांड अभी तक समझ आया कि नहीं? आप ये बता दो. एग्रीगेट डिमांड में नॉर्मली 4 कंपोनेंट है. कौन कौन से बोलो, फटाफट बोलो. 4 कौन कौन से हैं? एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट क्या क्या हैं बताओ. कोई भी एक पर्सन बताओ फटाफट. इनकम. एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट है. सबसे पहला हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट. हाउएवर एज पर कीन्स हम एग्रीगेट डिमांड के 2 ही कंपोनेंट मानते हैं. कौन कौन से? कंजम्पशन और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. आप ये बताओ जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है वो क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस कंजम्पशन. उसको डिनोट किससे करते हैं अपन? सी बार. सी बार. आप ये बताओ कि जब मैं बात करूंगा कंजम्पशन कर्व की तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि पैरेलल या स्ट्रेट लाइन होगा? जब मैं कंजम्पशन कर्व अपवर्ड. और इन्वेस्टमेंट में हम कौन सा इन्वेस्टमेंट देते हैं, इंड्यूस की ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमस. और वो क्या जाता है, स्ट्रेट जाता है कि अपवर्ड जाता है? स्ट्रेट जाता है स्ट्रेट क्यों जाता है सर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है. गवर्नमेंट का कहना है कि भाई तुम कितना भी इनकम बना दो हम एक ही लेवल से इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो हम जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं तो हमको कौन सा इन्वेस्टमेंट देना है? हमेशा ऑटोनॉमस लेकर ही करना है. ऑटोनॉमस. आप भी जब इसका कल को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, बोला इसका स्केड्यूल और ग्राफ बनाओ, जितना आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिए हो उतने ही बेसिस पर इन्वेस्टमेंट देके करना. डायग्राम एकदम अच्छा और प्रॉपर बनेगा. ये नोट्स आपको मैं भेज दे रहा हूँ, इसकी नोटिंग कर देना भी. ठीक है, बन जाएगा. यस सर. इसको कर लो. ठीक है. ये पूरे कर्व को बहुत ध्यान से रखना. कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो गैप होता है वो इन्वेस्टमेंट है. इक्वेशन के हिसाब से भी यही थ्योरी बनती है. 120 अगर एग्रीगेट डिमांड है, 60 कंजम्पशन है, तो जो बचा वो क्या है बीच का? वो इन्वेस्टमेंट ही है. क्योंकि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीगेट डिमांड होता है इकोनॉमी. अब आप क्या करना, इतने का नोट्स भेज रहा हूं, आप इसको पढ़ डालो. ठीक है. वीडियो भी भेज दे रहा हूं. कल एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे अपन. इसको करो आप.